वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइट एजुकेशन। दोस्तों, आज इस सीरीज में हम सॉल्व करने वाले हैं पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 का 14 सितंबर 2017 का पेपर, जो आपका सुबह की शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पूरा 1 से 100 क्वेश्चन तक यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो आपको टेलीग्राम लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिए। विद आंसर्स पीडीएफ रहेगी जो MPPEB की साइट से डाउनलोड की गई है। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि लुप्त अक्षर या फिर अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। अब यहाँ पर जो श्रृंखला दी है वो हमें ये श्रृंखला दी है। पहले ब्लॉक में है K, फिर N, फिर H, फिर दूसरे ब्लॉक में है P, T, L, अगले में है I, N और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? पहले रिलेशन देखेंगे, इस लाइन में क्या रिलेशन है। इस लाइन में क्या रिलेशन दिख रहा है? अगर K में हम कितना ऐड करें, 3 ऐड करें तो हमारे पास वर्ड कौन सा आ जाएगा, अल्फाबेट कौन सा आ जाएगा, N। ये कब आएगा? ये फर्स्ट वाले में हम 3 ऐड करेंगे। और ये H हमें कब मिलेगा? जब हम K में से 3 को माइनस कर देंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा? H। मतलब यहाँ इस लाइन का रिलेशन हमें पता चल गया। अगली लाइन का रिलेशन देखते हैं। अगली लाइन में क्या है? अगर P में हमने 4 नंबर को ऐड किया तो हमें अल्फ़ाबेट क्या मिला? D। इसी तरीके से P में से 4 को हमने माइनस किया तो हमें अल्फ़ाबेट क्या मिला? H। आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए P में 4 को ऐड करने पर आपको क्या मिलता है, P में से 4 माइनस करने पर क्या मिलता है। तो ये सीरीज भी हमारी, ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब अगली लाइन में रिलेशन निकालना है। अब I में कितना जोड़ने पर यहाँ पर N आएगा? तो I में कितना जुड़ेगा? आपका 5 जुड़ेगा। इसी तरीके से कितना माइनस करने पर यहाँ वर्ड आना चाहिए? तो इसी रिलेशन के हिसाब से प्लस माइनस का हमारा सीरीज चल रहा है, तो माइनस कितना होना चाहिए? 5। I में से आप 5 अल्फ़ाबेट माइनस करेंगे तो आपका अल्फ़ाबेट आपके पास कौन सा आएगा? आपका अल्फ़ाबेट आएगा D। I में से 5 अल्फ़ाबेट को माइनस करने पर अगला अल्फ़ाबेट जो यहाँ पर आएगा वो कौन सा आ जाएगा? आपका D। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन नंबर जिसमें लिखा हुआ है आंसर T। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ये आपका कोड पर आधारित है। कोड में क्या है कि टीचर का कोड दिया है ये, तो प्रॉब्लम का कोड क्या होगा? पहले टीचर में और इसमें रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन दिया है। चलिए देखते हैं। ये लिखा हमने यहाँ पर TEACHER, ये लिखा। इसमें रिलेशन किससे देखना है हमें? इसका कोड क्या दिया है? VGCEJGT, ये रिलेशन, ये इसका कोड दिया है। तो इसमें रिलेशन क्या निकल के आता है, वही रिलेशन कहाँ होगा आपका? ये प्रॉब्लम के कोड में होगा। हमको बाद में किसका कोड निकालना है? PROBLEM का कोड निकालना है। चलिए पहले में रिलेशन देखते हैं। रिलेशन क्या दिया है? तो T में आपको कितना ऐड करने पर भी मिलेगा? ये मिलेगा आपको +2 ऐड करने पर। इसी तरीके से सारे अल्फ़ाबेट में E में +2 करने पर G मिलेगा, A में +2 करने पर आपको C मिलेगा, E में +2 करने पर C में +2 करने पर E, H में +2 करने पर J, E में +2 करने पर G और R में +2 अल्फ़ाबेट करने पर आएगा T। इसी तरीके से यही सीरीज अगर हम इस वाले में लगाएंगे, इस वाले वर्ड में लगाएंगे, तो इस वाले वर्ड में क्या आएगा? P में अगर आप +2 करेंगे तो P, Q और R। अगला वर्ड क्या आता है? R। R के बाद क्या आता है? S, T। O के बाद क्या आता है? O के बाद आता है आपका P, Q। B के बाद आता है C, D। L के बाद आता है M, N। E के बाद आता है F, G। M के बाद आता है आपका N, O। तो आपका जो अल्फ़ाबेट वर्ड मिलेगा आपको अगला, वो कौन सा मिलेगा? अल्फ़ाबेट्स को ऐड करके मिलेगा RTQDNGO। ये आपके किस में दिया है? ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर ये 5 अक्षर दिए हैं। कौन से हैं? 9, 8, 7, 6, 5 को बिना पुनरावृत्ति के 100 से अधिक तथा
1000 से कम कितनी संख्याएं निर्मित होंगी? तो 100 से अधिक आपकी जो संख्याएं हैं और 1000 से कम जो संख्याएं हैं वो सारी आपकी कितनी डिजिट संख्याएं हैं, कितने नंबर हैं उन सारी संख्याओं में? 3 नंबर हैं, 3 डिजिट संख्याएं हैं सारी, 3 डिजिट नंबर्स हैं। अब हमें नंबर कितने दिए हैं? यहाँ पर 5 दिए हैं। 5 में से हमें कितने नंबर वाली डिजिट निकालनी है? यहाँ पर 3 डिजिट। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका किसका लगेगा? परमुटेशन का। परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल 5 है, परमुटेशन का साइन लिया यहाँ पर, इनमें से हमें कितनी जगह पे सेट करनी है? 3 जगह पे। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है? ये होता है आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको ओपन करने पर ये कितना हो गया, सॉरी इसको सिंपली लिखने पर ये कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना हो गया आपका? 2 फैक्टोरियल। 5 में से 3 माइनस हुआ, तो इसको ओपन करने पर ये क्या हुआ? 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल यहाँ कैंसिल हो गया। तो 5 × 4 × 3, 5 × 4 × 3 की वैल्यू क्या हो जाती है? 60। 5 × 4 आपका हो गया 20, 20 × 3 बराबर कितना हो गया? 60। तो इनसे कितने आपके 3 डिजिट संख्याएं बन सकती हैं? तो वो बनेंगी आपकी 60। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ कि जतिन पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। चलिए इसको क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं, साथ ही साथ में हम बनाते चलते हैं। ये दिशा हमने ले ली, ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर, ये होती है नीचे दक्षिण, राइट साइड में आपकी होती है पूरब और लेफ्ट साइड में कौन सी होती है आपकी? पश्चिम। अब इसमें क्या दिया है कि जतिन पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है और 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। पूरब किस दिशा में है? इस दिशा में। तो इस दिशा में वो कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। फिर वह किस ओर मुड़ जाता है? बाईं ओर, मतलब इस ओर अपने उल्टे हाथ की तरफ मुड़ गया। अब वह 15 मीटर चलता है। बाईं ओर चलने पर इस तरीके से ये चला, ये कितना चला? 15 मीटर चला। उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो इसके दाईं ओर कितना हो गया? इधर हो गया। अब ये कितना चलता है? यहाँ चलता है ये 25 मीटर। कितना चलता है? 25 मीटर चलता है। अब उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, तो फिर से दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। अब क्या पूछा है कि जतिन आरंभ स्थल से कितनी दूर है? आरंभ स्थल कहाँ पर है? इस जगह पर। और अंत कहाँ पर है? इस जगह पर। तो यहाँ की दूरी हमें 20 दी है और ये दूरी हमें कितनी दी है? 25। तो कुल मिला के कितनी हो जाएगी? 20 और 25 मिला के हो जाएगी आपके पास 45। तो आरंभ स्थल से कितनी दूर है ये? आरंभ स्थल से है आपका 45 मीटर दूर। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? हमें बताना है मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं है। तो वन विहार आपका मध्य प्रदेश में है, किस जिले में है? ये भोपाल जिले में। किस जिले में है वन विहार? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है आपका मध्य प्रदेश में, उमरिया जिले में। किस जिले में है? उमरिया जिले में। और अगर कान्हा किसली की बात करें तो ये एमपी में आपका किस जगह पर है? ये है आपका एमपी में बालाघाट में। तो जो नहीं है एमपी में वो कौन सा हो जाएगा? बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए ये आंसर तो हमने यहाँ निकाल लिया कि इसका आंसर क्या है? बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि ये स्थित कहाँ पर है, तो ये स्थित है ये आपका बेंगलोर में। कहाँ पर स्थित है ये बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर कहाँ की जगह है? बेंगलोर है आपकी कर्नाटक राज्य की जगह है। बेंगलोर कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ये बेंगलोर में स्थित है। और बेंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है कि निम्नांकित में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है? तो विधान परिषद अभी किस राज्य में मौजूद है? वो है आपका यूपी में। बाकी तीनों जगह तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में क्या मौजूद है? यहाँ पर विधान सभाएं मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं? विधान सभाएं मौजूद हैं यहाँ। लेकिन यूपी में अभी भी, उत्तर प्रदेश में अभी भी विधान परिषद मौजूद है।
चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि क्वेश्चन क्या दिया है अगला आपका कि वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी निम्न किन शहर में स्थित है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर स्थित है? तो वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी आपकी स्थित है जबलपुर में, और इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? नानाजी देशमुख। क्या नाम है इसका? वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी का नाम है नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी। ये पीछे आपका ये लिखा हुआ है, आगे इसका नाम किस नाम से है? नानाजी देशमुख के नाम से है, मतलब NDVSU आपका इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका जबलपुर में स्थित है, और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट यानी कि इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 3 नवंबर 2009 को। 3 नवंबर 2009 को इस यूनिवर्सिटी की नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी जबलपुर शहर में। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है। तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस हमेशा 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ये स्टार्ट कब से हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 21 अप्रैल तो डेट दी हुई है, हम यहाँ पर ईयर बता देते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 1947 के बाद में। स्टार्ट किसने किया था? ये स्टार्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। किसने किया था स्टार्ट? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। किसके ये कब स्टार्ट किया था? इस दिन 21 अप्रैल 1947 के दिन इन्होंने भारतीय नागरिक सेवाओं में जो भी आपकी अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं IAS IPS, इनका उद्घाटन किया था। क्या किया था? उद्घाटन किया था। और 21 अप्रैल 1947 से प्रत्येक वर्ष इन्होंने इस दिन को 21 अप्रैल को भारतीय नागरिक सेवा दिवस के रूप में मनाने का प्रण लिया था। इस दिन 21 अप्रैल के दिन अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों द्वारा जो आपके भारतीय सेवा नागरिक सेवा जो अधिकारी होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है उनके काम के लिए, और भी उनको मतलब उनको पुरस्कृत किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि चेनानी नासरी सुरंग की अनुमानित लंबाई क्या है। पहले बात कर लेते हैं चेनानी नासरी सुरंग की। ये स्थित कहाँ पर है? ये स्थित है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। और अभी इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अभी इसका नाम बदल के कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग इसका नाम कर दिया गया है। और इसकी जो आपकी लंबाई पूछी गई है, अप्रोक्सीमेट लंबाई है आपकी इसकी 9 किलोमीटर। और अगर एक्यूरेट की बात करें तो एक्यूरेट लंबाई क्या हो जाएगी? 9.2 किलोमीटर। इसकी एक्यूरेट लंबाई क्या हो जाएगी? 9.2 किलोमीटर। और ये जो जम्मू कश्मीर में स्थित है ये कौन से NH पर आती है? ये आती है आपकी सुरंग NH 44 पर। कहाँ किस पर आती है? NH 44 पर। ये NH 44 आपका कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर टू कन्याकुमारी तक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था। उस हिसाब से आपके इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे राजन आनंदन। कौन थे इसके अध्यक्ष? राजन आनंदन। अगर 2021 के क्वेश्चन पेपर में ये आपका पूछा जाता है कि आपका इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो वो कौन हो जाएंगे आपके? वो हो जाएंगे आपके अमित अग्रवाल। कौन हो जाएंगे? अमित अग्रवाल। 2021 में कौन है इसके अध्यक्ष? इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अमित अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि शब्द अंडर कटिंग किससे संबंधित है? क्या होता है अंडर कटिंग?
होता क्या है, पहले तो ये बात कर लेते हैं, ये शब्द आपका किससे संबंधित है? ये शब्द है आपका हॉकी से संबंधित। किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि बैक स्पिन के साथ एक स्ट्राइक दी जाती है ताकि वह बॉल जब जमीन पर आए तो वह हाई बाउंस करे। क्या करे? हाई बाउंस करे। उसको क्या बोला जाता है? अंडर कटिंग बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हो तो उनमें आपको ये क्वेश्चन करवाया गया है। उनमें इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है कि भारत का सबसे लंबा पुल पूछा गया था, उसका नाम क्या है? ढोला सादिया पुल। ढोला सादिया पुल किसका नाम बदल के रख दिया गया है? ढोला सादिया का नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है? इसका नाम रख दिया गया है भूपेन हजारिका ब्रिज। क्या रख दिया गया है? भूपेन हजारिका ब्रिज। अगर आपको इसकी लंबाई पूछी जाती है कि सबसे लंबे नदी पुल की लंबाई कितनी है, तो ये है आपकी 9.15 किलोमीटर। कितनी है? 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्घाटन कब किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है 26 मई 2017 को। कब किया गया है इसका उद्घाटन? 26 मई 2017 को इसका उद्घाटन किया गया है। किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है आपका लोहित नदी पर। किस नदी पर स्थित है ये ब्रिज? लोहित नदी पर स्थित है। और लोहित नदी क्या है? ये ब्रह्मपुत्र की एक उपनदी है। लोहित नदी क्या है? लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की एक उपनदी है। तो भारत का जो सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नाम बदलकर भूपेन हजारिका ब्रिज रखा गया है। ये ब्रिज है आपका लोहित नदी पर, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक उपनदी है। इसका उद्घाटन किया गया है 26 मई 2017 को और इसकी जो लंबाई है वो है 9.15 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? तो 2017 में ये खिताब जीता था पीवी सिंधु ने। किसने जीता था? 2017 में ये खिताब पीवी सिंधु द्वारा जीता गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत में सबसे लंबे समय पर सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन भी हमने आपका फर्स्ट या सेकंड वीडियो थी उसमें करवाया गया है कि जो सबसे लंबी सेवा करने वाले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? आपके कब तक के क्वेश्चन तक कब तक के सन तक आपका पूछा गया है? 2017 तक। तो ये थे आपके ज्योति बसु। कौन थे? ज्योति बसु। ये कहाँ के सीएम रहे थे? ये रहे थे आपके वेस्ट बंगाल के, यानी कि पश्चिम बंगाल के आपके सीएम रहे थे। ये किस पार्टी से थे? ये पार्टी से थे CPIM, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ये सीएम रहे थे ज्योति बसु वेस्ट बंगाल में। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक चला था? इनका कार्यकाल चला था 23 साल और 137 दिन तक। कितना? 23 साल और 137 दिन तक। चलिए अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि 2021 तक आपका सबसे लंबा समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये हैं आपके पवन कुमार चामलिंग। अभी मुख्यमंत्री कौन है सबसे ज़्यादा लंबी समय तक सेवा देने वाले? पवन कुमार चामलिंग हैं। ये चामलिंग ये कहाँ से हैं? ये हैं आपके सिक्किम से। कहाँ से हैं ये? कहाँ के सीएम रहे हैं? ये सिक्किम के सीएम रहे हैं। ये किस पार्टी से रहे हैं? ये है आपकी SDF पार्टी, यानी कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फेडरेशन। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी का नाम क्या है? सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट इनका नाम है और इनकी पार्टी का नाम है। और इनका कार्यकाल कुल मिला के अभी तक कितना हो चुका है? इनका कार्यकाल हो चुका है 24 साल और 165 दिन। कितना है? 24 साल 165 दिन इनका कार्यकाल है। तो ये 23 साल से ज़्यादा है। तो जो अभी आपका प्रेजेंट से अगर पूछा जाता है तो आप क्या नाम बताएंगे? पवन कुमार चामलिंग। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि मध्य प्रदेश का राज्य क्रीड़ा क्या है? मध्य प्रदेश का जो स्टेट स्पोर्ट है वो हम सभी को पता है क्या है? मलखंभ है। वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन की यहाँ पर जरूरत नहीं है।
चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अभिनव भारत निम्न में से किसके द्वारा संगठित किया गया था। तो अभिनव भारत को किसने संगठित किया था? अभिनव भारत संगठित किया गया था वीर सावरकर द्वारा। वीर सावरकर किसको बोला जाता था? इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने अभिनव भारत जो संगठन था उसकी स्थापना कब करी थी? 1904 में। अभिनव भारत कब स्टार्ट हुआ था? विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1904 में। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार द्वारा सम्मानित किसको किया गया है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया किसको जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है उत्कृष्ट कोचों को। किसको दिया जाता है? उत्कृष्ट कोचों को ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और 2016 में ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है महावीर सिंह फोगाट को। किसको दिया गया है? महावीर सिंह फोगाट को ये 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? मीरा कुमार। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश देश का कौन सा बड़ा राज्य है? तो अगर भौगोलिक रूप से बड़े राज्य की बात करें तो पहले स्थान पर कौन सा आता है? पहले स्थान पर आता है आपका राजस्थान। राजस्थान का एरिया भारत में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है आपका एमपी। सेकंड नंबर पर कौन सा आता है? एमपी। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि भारत भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। लुप्त संख्या कैसे चुनेंगे हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पर? अगर सीधा सीधा देखें तो हमें यहाँ पर कोई एक डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा। डिफरेंस देखें तो पहले में डिफरेंस हमें कितना दिख रहा है? 1 का, दूसरे में 1 का, तीसरे में 3 का, चौथे में 3 का, फिर दिख रहा है 9 का। फिर डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो वो एक एक करके इस तरीके से डिफरेंस दिख रहा है हमें। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये डिफरेंस से भी हम निकाल सकते हैं। पहले डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 1 का। अगले में कितना दिख रहा है? 1 का। यहाँ पर 1 का है, सॉरी ये यहाँ पर 1 का है, फिर यहाँ पर भी 1 का है। अगले में कितना दिख रहा है हमें? 3 का। फिर अगले में कितना दिख रहा है? यहाँ 3 का। अगले में कितना दिख रहा है? 9 का। तो अगले में भी कितना होना चाहिए आपका? 9 का। तो 9 अगर यहाँ पर ऐड करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा हमारा? 27। फिर इसमें कितना ऐड करना चाहिए अब हमको इसमें करना चाहिए 27 ऐड। 27 में फिर से 27 ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ 3 गुना होता चल रहा है। तो इस तरीके से इसको करेंगे। अब इसको एक और हम किस तरीके से कर सकते हैं? इसको और हम कर सकते हैं अल्टरनेट नंबर में इनका डिफरेंस देख के। क्या देख के कर सकते हैं? अल्टरनेट नंबर में इनका डिफरेंस देख के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई कितने का किया? तो 3 आया। मल्टीप्लाई 3 का किया। अब इसमें मल्टीप्लाई कितना किया? 3 का। तो इसमें भी मल्टीप्लाई कितने का होना चाहिए? 3 का। इसी तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई कितने का हुआ? 3 का। यहाँ मल्टीप्लाई कितना हुआ? 3 का। और यहाँ भी मल्टीप्लाई कितना हुआ? 3 का। तो यहाँ पर ये नंबर किसके सीरीज में आ रहा है? इसमें। तो 9 में जब मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 27। आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? 27। मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि इसमें भी लुप्त संख्या चुनकर हमको श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला क्या दी है? 3, 6, 18, 72 और इसके बाद यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये संख्या एक गुने में बढ़ रही है। गुने में बढ़ रही है। अगर इसमें हम डिफरेंस देखेंगे तो इसका कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। यहाँ पर 6 में कितना गुना करने पर 18 होगा? तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना करने पर। 18 का कितना गुना करने पर आपको 72 मिलेगा? 4 गुना करने पर। तो इसी सीरीज में अगर हम देखेंगे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ कितने का गुणा होना चाहिए? 5 का। तो 72 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 72 इंटू 5 हो जाएगा आपका 360। 72 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 72 इंटू 5 हो जाएगा 360। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर भी ये श्रृंखला हमें पूरी करनी है। श्रृंखला क्या दी है, ये दी है 4, 5, 9, 18 और 34, और इसका अगला जो है वो हमें ज्ञात करना है। अगला हम ज्ञात कैसे करेंगे, इसमें अगर देखेंगे तो 1 का डिफरेंस है, इसमें अगर देखेंगे तो 4 का डिफरेंस है, इसमें अगर देखेंगे तो 9 का डिफरेंस है, और इसमें अगर देखेंगे तो 16 का डिफरेंस है। ये कैसे है, ये किसका स्क्वायर होता है, 1 का, ये किसका है 2 का स्क्वायर, ये कितने का स्क्वायर है 3 का, ये कितने का स्क्वायर है 4 का। तो यहाँ पर कितने का स्क्वायर होना चाहिए, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 25। अगर 34 में हम 25 को ऐड करेंगे, 34 में 25 को ऐड करेंगे तो नंबर यहाँ पर क्या आएगा 59। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित। कथन क्या दिए हैं कि कुछ चोर डाकू हैं, कुछ चोर यानी कि इन थीप को हमने यहाँ पर किससे ले लिया, डाकू से, इस तरीके से मिला लिया। अब सभी सेंधमार डाकू हैं, ये इस तरीके से इसको थोड़ा और बड़ा कर लिया हमने, ये इस तरीके से इसको बना कर लिया। अब दिया है कि सभी सेंधमार डाकू हैं, तो सेंधमारों को किसके अंदर कर दिया हमने, डाकू के अंदर कर दिया। अब देखा है निष्कर्ष क्या लिखा है कि कुछ सेंधमार चोर हैं, तो कुछ सेंधमार का और चोर का यहाँ पर कोई कनेक्शन हमें नहीं बोला है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रॉस हो जाएगा। अगला दिया है कि कुछ डाकू चोर हैं, तो डाकू का ये वाला जो पोर्शन है, सॉरी ये इसमें नहीं आएगा, डाकू का ये वाला जो पोर्शन है वो किसके अंदर है, चोरों के, और डाकू का कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर 2 अनुसरण करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि लिटिल मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ये भी आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। लिटिल मास्टर को किसके नाम, लिटिल मास्टर के नाम से हम किसको जानते हैं, तो वो जानते हैं हम सुनील गावस्कर को। लिटिल मास्टर के नाम से किसको जानते हैं, सुनील गावस्कर को। अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, इनमें से हमको एक विषम ज्ञात करना है, कि क्या ज्ञात करना है, इनमें से एक विषम ज्ञात करना है। तो विषम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ सीरीज क्या दी है, 3 दिया है, 0 दिया है, 5, 2, 8, 4, 9 और 6। अब इसमें कोई भी एक रेगुलर सीरीज हमें नहीं पता चल रही। रेगुलर सीरीज अगर नहीं पता चलती तब हम कहाँ पर जाते हैं, अल्टरनेट नंबर्स पर देखते हैं। क्या अल्टरनेट नंबर पर देखते हैं, तो अल्टरनेट पे पहले का अल्टरनेट कौन सा होगा, तीसरा, इसमें कितना ऐड किया है 2। इसी तरीके से इसका अल्टरनेट कितना है, ये वाला, इसमें कितना ऐड किया है 3। इसका अल्टरनेट कितना है, यहाँ कितना ऐड किया है 1। अगला देख लेते हैं, इसमें कितना ऐड किया है 2 ऐड किया है 0 में, 2 में कितना ऐड किया है फिर से 2, तब 4 आएगा। इसमें फिर से कितना ऐड किया है, इसमें फिर से 2 ऐड किया है। तो मतलब इसका क्या है कि यहाँ पर भी 2 2 2 ही होना चाहिए था। तो अगर यहाँ पर 5 में हम 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ नंबर कौन सा होना चाहिए था, नंबर होना चाहिए था 7, और फिर 7 में हम 2 को ऐड करेंगे तो 9 आना चाहिए था, यही है सही। लेकिन हमें यहाँ नंबर गलत कौन सा दिया है 8, तो यहाँ पर जो विषम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इनमें से हमें जो भिन्न है वो ज्ञात करनी है, वो संख्या भिन्न कौन सी है। 43 अगर आप देखेंगे तो 43 एक अभाज्य संख्या है, 53 भी एक अभाज्य संख्या है, और 73 भी अभाज्य संख्या है। ये तीनों संख्याएं खुद के अलावा सिर्फ 1 से डिवाइड होती हैं। बाकी अगर आप 63 को लेंगे तो 63 आपका 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, और भी बहुत सारे इसके नंबर हैं। मतलब 1 से ज़्यादा से ये डिवाइड होगा, 2 से ज़्यादा से। तो ये जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा आपका अभाज्य नहीं है, ये डिविजिबल नंबर है। तो यहाँ पर जो विषम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि थिएटर में सबसे लंबी अवधि के लिए कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई थी। तो सबसे लंबी अवधि के लिए थिएटर में जो फिल्म प्रदर्शित की गई है वो है आपकी DDLJ यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये कितने सालों तक प्रदर्शित हुई थी, ये 20 सालों तक प्रदर्शित हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से थिएटर में,
तो थिएटर का नाम है मुंबई मराठा मंदिर थिएटर। कौन सा है? मुंबई मराठा मंदिर थिएटर, इसका नाम है मुंबई मराठा मंदिर थिएटर में ये लगातार 20 साल तक प्रदर्शित की गई है ये फिल्म। इसका रिकॉर्ड है कि लगातार एक ही थिएटर में ये 20 साल तक मूवी चलाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि यहाँ पर इसमें गलत कौन सा है वो पहचानना है, गलत संयोजन। तो चलिए सीरीज लिख लेते हैं। यहाँ पर सीरीज क्या है? 0, 2, 6, 12, 20, 30 और 44, ये एक सीरीज में ही बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? एडिशन होगा। यहाँ कितने का एडिशन किया है? 2 का। यहाँ कितने का एडिशन किया है? यहाँ कितने का एडिशन है? 4 का। यहाँ कितने का एडिशन है? आपका 6 का। यहाँ कितने का एडिशन है? आपका 8 का। यहाँ कितने का एडिशन है? 10 का। यहाँ कितने का एडिशन है? 14 का। ये सीरीज अगर देखेंगे तो 2 में +2 करने पर 4, 4 में +2 करने पर 6, 6 में +2 करने पर 8, 8 में +2 करने पर 10 और 10 में +2 करने पर क्या आना चाहिए था? 12। अगर 30 में 12 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ नंबर कौन सा होना चाहिए था? 42 होना चाहिए था, लेकिन हमें कौन सा दिया है? 44, जो कि यहाँ पर इस सीरीज में गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 44। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी गलत संयोजन पहचानना है। इसमें गलत संयोजन कैसे पहचानेंगे? ये सीरीज लिख ली हमने। 6, 14, 30, 64 और 126, ये सीरीज लिखी है। यहाँ पर गलत कौन सा होगा? चलिए इनमें रिलेशन देखेंगे तो रिलेशन एक एक्यूरेट हमें नहीं मिल पा रहा। तो क्या करेंगे? पहले हम करेंगे, देखते हैं इसका 2 गुना +2। 6 का 2 गुना करने पर कितना आता है? 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। अब 14 में फिर से इंटू 2 किया तो कितना आया? 28, 28 में 2 ऐड किया तो आ गया 30। मतलब यही सीरीज काम कर रही है। 2 में तो ये मैच हो गई, अगले में भी होनी चाहिए। अगले में क्या हो जाएगा? 30 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 60, 60 में +2 किया तो नंबर क्या आएगा यहाँ पर? 62। चलिए अगला 62 के हिसाब से चेक करते हैं, 64 के हिसाब से नहीं देखेंगे। 62 में हमने मल्टीप्लाई 2 का किया तो कितना आया? 124। 62 में मल्टीप्लाई 2 का करने पर कितना आया? 124 और 124 में फिर 2 ऐड करेंगे तो नंबर कितना आएगा? 126। तो यहाँ पर जो गलत था वो कौन सा था हमारा? 64 यहाँ पर गलत था। नंबर क्या आना चाहिए था? 62 यहाँ पर आना चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया है कि यदि ग्रेटनेस को HQFZ, ये कोड लिखा है, इसमें कोडेड किया जाता है तो गुडनेस को कैसे कोड करेंगे? तो किसका लिखा है? ग्रेटनेस का। GREATNESS का जो कोड है वो क्या लिखा है? HQFZUMFRT, ये कोड लिखा है। हमको किसका कोड निकालना है? हमको निकालना है गुडनेस का। किसका कोड निकालना है? हमको गुडनेस का कोड निकालना है। इसका कोड कैसे निकाल के लेके आएंगे हम? रिलेशन देखते हैं। रिलेशन क्या दिया है? पहले में G के बाद क्या आता है? H, मतलब +1 किया गया है। R से Q पहले आता है तो इसमें क्या किया गया है? -1। E के बाद में F आता है तो इसमें किया है +1। A से पहले Z आता है तो इसमें क्या किया है? -1। इसी तरीके से अगर आप सब में देखेंगे तो इसमें +1 है, इसमें -1, इसमें +1, इसमें -1 और इसमें फिर से +1। तो यहाँ पर भी ये सीरीज कैसे आएगी? इसमें +1 होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए? -1। इसमें क्या होना चाहिए? +1। इसमें क्या होना चाहिए? -1। इसमें फिर से +1, इसमें -1, इसमें फिर से +1 और इसमें -1। G का पहले हम अगले ले लेते हैं। G का अगला लेंगे तो क्या आ जाएगा? H। O का अगला लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? P। इसी तरीके से N का अगला लेंगे तो क्या आ जाएगा? O। और S का अगला लेंगे तो क्या आ जाएगा? T। अब ले लेते हैं पिछला। O का पिछला अक्षर क्या होता है? N होता है। D का पिछला अक्षर C होता है। E का पिछला अक्षर D होता है और S का पिछला अक्षर होता है R। HNPCODTR आपके किस ऑप्शन में दिया है? ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसका? क्वेश्चन लिखा है कि कैंसिल का कोड क्या दिया है? ये तो फैशन का कोड क्या होगा? कैंसिल का कोड क्या दिया है? CANCEL
CLS, ये कैंसल्स का कोड क्या दिया है, CLECNAS ये दिया है। तो हमको किसका कोड निकालना है, फैशन का, FASHION का कोड निकालना है। चलिए पहले देख लेते हैं इसमें रिलेशन क्या दिया है। पहला वर्ड यहाँ का यहाँ, ये यहाँ का यहाँ, और ये वर्ड भी यहाँ का यहाँ दिया है। तो क्या करेंगे, ये वर्ड कहाँ दिया है हमें, सेकंड लास्ट पे, एंड कहाँ दिया है यहाँ पर, ई कहाँ दिया है इस जगह, और एल कहाँ दिया है यहाँ। तो इसी तरीके से अगर यहाँ देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका एफ, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका ये एन, और बीच में एच का एच आ जाएगा। अब ये वर्ड आपका कहाँ जाएगा, एकदम इधर लास्ट में, ये वर्ड आपका कहाँ आएगा, इधर एकदम फर्स्ट में, फिर इसके बाद ये वर्ड आ जाएगा मतलब आई, और इसके बाद ये वर्ड आ जाएगा आपका एस। तो क्या हो जाएगा, FOIHSAN आ जाएगा आपका। ये आपके कौन से नंबर के ऑप्शन में दिया है, ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है कि दो पासे एक साथ फेंकने पर दोनों में आने वाले नंबरों का योग सम होने की प्रायिकता क्या है। तो दो ही तरीके के नंबर आ सकते हैं, कौन से, या तो सम आएंगे, कैसे आएंगे, या तो सम नंबर आएंगे या फिर विषम नंबर आएंगे। तो आधे जिनमें से सम आएंगे और आधे कौन से आएंगे, विषम आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी सीधी सीधी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी सीधी सीधी हो जाएगी 1/2। कितनी हो जाएगी, आधे अगर आपके विषम होंगे मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 36, तो जिसमें से 18 क्या होंगे वहां पर विषम और 18 ही सम होंगे। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ जाएगी आपके पास, 1/2। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1/2। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है कि एक खास कोड भाषा में इसका अर्थ दिया है रोजेज आर ब्लू, इसका अर्थ दिया है रेड फ्लावर्स, और इसका अर्थ दिया है फ्लावर आर वेजिटेबल। तो वेजिटेबल आर रेड फ्लावर को कैसे कोड किया जाएगा, वेजिटेबल आर रेड फ्लावर को कैसे कोड किया जाएगा। पहले देखते हैं यहाँ पर एक वर्ड दोनों में कौन सा कॉमन है। यहाँ पर कॉमन है आपका आर, इसमें कॉमन है, और आर इसमें कॉमन है। तो इन दोनों में जो वर्ड यहाँ पर कॉमन दिया है वो कौन सा दिया है, EEP, यानी कि आर का जो कोड है वो किस में दिया है, EEP दिया है। तो देखिए EEP इन तीनों में है आपका, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। तो पहला क्या हो गया, पहले से यहाँ कैंसिल हो गया। चलिए इस तरीके से लिखते चलते हैं। अब किसका कोड देखना है हमें, वेजिटेबल का कोड। तो वेजिटेबल आपका लास्ट वाले में दिया है, लास्ट में एक वर्ड और दिया है फ्लावर्स, और फ्लावर्स यहाँ पर भी कॉमन है। तो यहाँ इन दोनों में जो कॉमन वर्ड दिया है वो दिया है आपका EEH। क्या कॉमन दिया है, EEH। तो EEH क्या कर देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे EEH। चलिए ये दो वर्ड हमें मिल गए, वेजिटेबल का मिल गया, सॉरी फ्लावर का मिल गया, और आर का मिल गया। अब रेड का और वेजिटेबल का देखेंगे तो रेड का एक ही वर्ड बचा है, यहाँ पर कौन सा बचा है, KIS, और वेजिटेबल का यहाँ पर एक वर्ड बचा है, ये है आपका टिम। तो ये चार वर्ड कौन से ऑप्शन में दिए हैं, EEH, EEP, KIS और TIM। तो ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले को देख लेते हैं। अगले में भी ये कोड पर ही आधारित है। तो इसमें क्या निकालना है हमें निकालना है एक्टर के लिए कौन सा वर्ड दिया है। एक्टर दिया किस में है, पहले ये देख लेते हैं। एक्टर दिया है इस वाले वर्ड में। इसमें और कौन कौन सा वर्ड दिया है, इसमें दिया है एक ग्रेट दिया है, ग्रेट इसमें और इसमें कॉमन है। तो दोनों जगह कोड में इनके में क्या कॉमन है, EIP। ये कैंसिल कर दिया हमने। यहाँ पर क्या बचा, दीज, दीज यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। तो इन दोनों में जो कॉमन वर्ड है वो क्या है, EIN। तो यहाँ पर एक्टर का जो कोड बचा वो क्या बचा आपके पास, IB। एक्टर का कोड क्या बचा, यहाँ पर एक्टर का कोड बचा IB। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 104वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो 104वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था, इंडियन साइंस कांग्रेस यानी कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का ये आपका आयोजित किया गया था तिरुपति में। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट के हिसाब से पूछा जाता है तो 108वां
आपका सत्र है 108वां सत्र भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस का। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है गोवा में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसकी प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर विजय लक्ष्मी सक्सेना। कौन है? विजय लक्ष्मी सक्सेना इसके प्रेसिडेंट हैं। तो अभी ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? प्रेजेंट मतलब एकदम रिसेंटली गोवा में। और अगर 104वें सत्र की क्वेश्चन में आपका पूछा गया है तो वो है, उसका आंसर है आपका तिरुपति। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये सभी को आंसर पता है। आंसर क्या है इसका? अजीत कुमार डोभाल। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी कौन है? अजीत कुमार डोभाल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? ये क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष पर आधारित है। कथन क्या दिया है यहाँ पर कि सभी टीजर पजल हैं। सभी टीजर को हमने ये स्मॉल टी से ले लिया। सभी टीजर क्या हैं? सभी टीजर आपका पजल हैं। और सभी पजल क्या हैं? टिकलर। टिकलर को हमने बड़े टी से ले लिया। तो सभी टीजर टिकलर हैं। टीजर ये छोटा वाला पोर्शन है, ये सारा किसके अंदर आ रहा है? टिकलर के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अब दिया है सभी टिकलर टिकट हैं, तो ये सभी टिकलर टीजर हैं, तो ये अपोजिट जो होगा इसका वो इनकरेक्ट होगा। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर निष्कर्ष नंबर 1 आपका अनुसरण करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर? कथन कि कुछ पत्थर पाव हैं। क्या दिया है? कुछ पत्थर पाव हैं। तो पत्थर को हमने ले लिया स्टोन और पाव को ले लिया हमने यहाँ पी से। तो क्या हो जाएगा कि कुछ पत्थर पाव है, तो ये पोर्शन आपका इन दोनों का कॉमन हो जाएगा। अब दिया है कि सभी पत्थर घड़ी हैं। सभी पत्थर को किसके अंदर? स्टोन को किसके अंदर ले लिया? घड़ी यानी कि वॉच के अंदर ले लिया। इस तरीके से ले लिया। अब दिया है कि कुछ पाव घड़ी हैं, तो ये जो पोर्शन है वो पाव का और घड़ी का कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सही। अगला दिया है कि कुछ घड़ी पाव हैं, तो यही पोर्शन दोनों का फिर से कॉमन है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया है कि भीमबेटका गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? किसकी? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं मेनली प्रसिद्ध हैं शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका की गुफाएं स्थित कहाँ पर हैं? ये एमपी में रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर हैं? एमपी में रायसेन जिले में स्थित हैं भीमबेटका की गुफाएं, जो कि शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित है। क्वेश्चन क्या दिया है कि सभी चौक बरो हैं। क्या दिया है? सभी चौक बरो हैं। चौक को हमने सी ले लिया, बरो को हमने यहाँ पर बी ले लिया। अब दिया है कुछ बरो कैमरा है। क्या दिया है? कुछ बरो कैमरा है, तो इनको किससे ले लिया? कैमरा, यानी कि इसको हमने मान लिया यहाँ पर कि इस तरीके से हमने ये इसका इंडिकेशन कर लिया। अब दिया है कि कुछ बरो चौक हैं, तो ये जो पोर्शन है ये दोनों का कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सही। अब दिया है कि कुछ कैमरा चौक हैं, तो कैमरा का और चौक का यहाँ पर कोई भी रिलेशन हमें नहीं पता चल रहा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर ये दोनों वर्ग अतिव्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प बनता है? किसमें? निम्न में से कौन सा विकल्प बनता है? तो चलिए देखते हैं। इसमें क्या दिया है आपका? इस तरीके की लाइनें दी हैं। इसमें क्या दी हैं? इस तरीके की लाइनें दी हैं। ये नीचे आपका शेडेड है। तो पहला अगर ये देखें तो यहाँ पर हमें ये लाइनें दोनों ही मैच कर रही हैं। अगर ये दोनों वर्ग एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे तो ये पूरा वर्ग क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो आंसर इसका यहीं से क्या निकल के आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि एक 12 मीटर इंटू 12 मीटर के आयाम के वर्गाकार फर्श को 2 मीटर इंटू 4 मीटर के तख्तों से आच्छादित किया जाना है। फर्श को आच्छादित करने के लिए ऐसे कितने तख्तों की आवश्यकता होगी? टोटल कितने मीटर
आयाम का वर्गाकार है, ये है आपका 12x12 का। तख्त कितने मीटर के हैं, 2x4 के, तो संख्या निकाल लेंगे। ये संख्या बराबर किसके हो जाएगी, n के। 4 से इसको कैंसिल कर दिया 3 बार, 2 से इसको कैंसिल कर दिया 6 बार, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 6 × 3 बराबर 18। आंसर क्या हो जाएगा, 18 तख्तों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या, इस सीरीज में अगली आकृति कौन सी आएगी, तो क्या किया गया है, इनको अपोजिट कर दिया गया है, मिला दिया गया है। अगर इसको अपोजिट करेंगे तो इसको मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी, इस तरीके की। ये क्या कहाँ दिया है, आपके ऑप्शन नंबर 1 में दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि इन दोनों के बीच में कौन सा इनमें से नंबर आएगा, इन दोनों के बीच में कैसे निकालेंगे हम। चलिए देख लेते हैं। ये 5 दोनों में नीचे 5 है और ये सारे फैक्टर, सारे नंबर जो नीचे दिए हैं वो आपको 5 के फैक्टर दिए हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। चलिए संख्या क्या दी है, पहले हमें दी है 3/5 और अगली संख्या क्या दी है 4/5। इन दोनों के बीच में कौन सा आएगा, तो पहले दिया है आपका 29/35। अब अगर हम इसमें मल्टीप्लाई 7 का करें, दोनों जगह पूरे में मल्टीप्लाई अगर 7 का करेंगे तो पूरे में मल्टीप्लाई 7 का करने पर ऊपर क्या आएगा आपका 21 और नीचे क्या आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 7 चौक 28। तो 21 और 28 के बीच में 29 है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रॉस। अगले को देख लेते हैं। अगले को 45 बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 का। 9 3 कितना होता है 27 और 9 चौक कितना होता है 36। तो ये 36 एकदम बाउंड्री पे है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, बीच में। चलिए अगला नंबर कौन सा निकल के आएगा, यहाँ पर 20 दिया है। क्या दिया है, ये नंबर क्या दिए हैं 2, तो यहाँ पर ये क्रॉस हो चुके हैं। अगला क्या दिया है, ये दिया है आपका 3/5, ये दिया है 4/5। अगला नंबर नीचे 20 है, तो 20 में 20 लाने के लिए पूरे में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का। तो ऊपर भी उसी का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 × 12, यहाँ कितना हो जाएगा 16। तो ये 18 इससे ज़्यादा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर कितना बचा ये, अब इसको भी चेक कर लेते हैं। 55 लाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 11 का। तो 11 × 3 कितना हो जाएगा 33 और 11 × 4 कितना होगा 44। 43 जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में है, तो आंसर यहाँ पर सीधा सीधा क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि भिन्नों को ज्ञात करें 336 हर के साथ, जो कि 7/8, 11/12 और 13/56 के बराबर है। अगर तीनों का हर हमने कॉमन ले लिया, क्या किया, ये 7/8 लिख लिया, 11/21 लिख लिया और 13/56 लिख लिया। अब तीनों का हर क्या कर दिया हमने, कॉमन कर दिया, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को। तो मल्टीप्लाई करने पर तीनों को नंबर क्या आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर नंबर क्या आएगा, 8 से इसको डिवाइड करें, जो फैक्टर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। पहले तो यहाँ पर चलिए इसको हटा देते हैं, बहुत सिंपल तरीके से ले लेते हैं, इसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों का क्या किया हमने, इन तीनों का यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने पर कितना आया नंबर, तीनों जगह नंबर आया 168। एलसीएम लेने पर कितना नंबर आया 168, तीनों जगह लिख लिया। अब यहाँ नंबर कौन सा आ जाएगा आपका, यहाँ नंबर आ जाएगा 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बचा है आपका 8 का डिवाइड पहले इसमें करेंगे, जो नंबर बचा उसका मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 47। 21 का डिवाइड यहाँ पर करेंगे और यहाँ जो फैक्टर आएगा उसका मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे, तो यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 88। 8 का जब आपने इसमें डिवाइड किया तो कितना आया 21। 21 का जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 आ गया। अब 21 का 168 में डिवाइड किया तो 8 बार गया, 8 का 11 से मल्टीप्लाई किया तो 88 आ गया। अब क्या किया, 56 का जब इसमें डिवाइड किया तो कितना आया 3। 3 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 39। अब यहाँ पर किस में ज्ञात करना है, आरोही क्रम में, मतलब सबसे छोटा लिखना है हमको पहले। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आ जाएगा आपके पास 13/56। सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा 13/56। अगला क्या दिया है आपको 88,
नीचे तीनों का हर तो समान ही है। अगला कौन सा आएगा 88, तो 88 किसको इंडिकेट कर रहा है 11/21 को, तो ये क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि दिन के प्रारंभ में तिलक के पास इतने रुपए थे, उसने 234 रुपए की पुस्तक खरीदी, 162 रुपए की स्टेशनरी पर खर्च किया और अब उसके पास 100 रुपए बचे हैं, तो भोजन पर कितनी धनराशि खर्च की। टोटल 234 उसने पुस्तकों पर खर्च कर दिए प्लस 162 रुपए स्टेशनरी पर खर्च कर दिए प्लस x रुपए उसने भोजन पर खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने बचे हैं 100 बचे हैं और कुल मिला के उसके पास कितने थे 642 रुपए थे। तो इन तीनों को यहाँ पर जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ने पर नंबर कितना आ जाएगा 496। 496 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 642। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे 642 में से 496 को माइनस कर देंगे। 442 में से 642 में से 496 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर नंबर कौन सा आ जाएगा आपके पास 146। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक पुरुष शहर ए से शहर बी के लिए प्रातः 9 बजे निकलता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। शहर ए से बी की कुल दूरी कितनी है 380 किलोमीटर, तो वह किस समय शहर बी में पहुंचेगा। दूरी हमें दी है यहाँ पर 380, चाल हमें दी है 80, तो ये हमें क्या निकाल के दे देगा समय। 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 8 से इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ गया आपके पास 4 सही ये कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, यह आ जाएगा 4 सही 6/8। कितना आ गया 4 सही 6/8 आ गया आपके पास। इसमें आप कितने का मल्टीप्लाई करें 8 में कितने नंबर का मल्टीप्लाई आपको करना चाहिए। चलिए कितने का भी मत करिए आप, 6/8 में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से। 4 से इसको डिवाइड करिए, कितने बार डिवाइड होगा ये 4 से ये डिवाइड होगा 2 बार, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा आपका 15 बार। 2 से फिर इसको कैंसिल कर दीजिए आप 3 बार, कितने बार हो गया 3 बार। तो ये मिनट कितनी निकल के आ गई आपके पास 45। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 घंटे और 45 मिनट। कितना हो जाएगा 4 घंटे 45 मिनट आ जाएगा। अब वो चला कितने था 9 बजे चला था, 9 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1:45। 9 में जब 4 जोड़ेंगे तो 4 घंटे 45 मिनट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1:45 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पुराने सदस्य को नए से प्रतिस्थापित करने पर यह ज्ञात होता है कि क्लब में 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही रहती है जितनी वह 3 वर्ष पहले थी। तो नए सदस्य की प्रतिस्थापित आयु के बीच अंतर क्या है। किसी भी सदस्य की आयु कितनी थी, मान ली हमने x थी, अब प्रेजेंट में भी उसकी आयु कितनी हो रही है x हो रही है और वो क्या बोलते हैं कब की आयु से बराबर ले रहे हैं उसको 3 वर्ष पहले की आयु से। तो 3 वर्ष पहले की आयु 5 सदस्यों की कितनी कम हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 15 कम। कितनी हो जाएगी 15 कम। तो अंतर इनके बीच में कितना निकल के आ जाएगा 15 वर्ष का। अंतर कितना निकल के आ जाएगा 15 वर्ष का। 3 वर्ष की बात करी गई है 5 आदमियों की, तो 3 × 5 की वैल्यू क्या हो जाती है 15। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि वर्तमान में ABC की आयु कुल कितनी दी है 90 दी है। कितनी दी है 90 दी है। अब 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो वर्तमान में C की आयु क्या है। आयु क्या दी है उनकी A + B + C कितना दिया है 90 दिया है। 10 वर्ष पहले की आयु मतलब A - 10 B - 10 और C - 10 का रेशियो क्या था 1, 2 और 3। हमें किसकी आयु निकालनी है C की। तो दोनों जगह हम क्या ले लेंगे C की आयु ले लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हमने ले लिया पहले A/C को, तो A - 10/C - 10 प्लस किससे कर दिया B/C से, तो B + 10
अपॉन सी प्लस 10। अब ए प्लस 10 का यहाँ पर रेशियो क्या दिया है, 1 दिया है, और सी माइनस 10 का रेशियो क्या दिया है यहाँ पर, 3 दिया है, प्लस बी माइनस है, सॉरी, यहाँ पर -10 का कोड, यहाँ पर जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है, 2, और सी माइनस 10 का रेशियो क्या दिया है, 3। तो 1/3 और 2/3 मिला के कितना हो जाता है, 3/3। ये बराबर किसके हो जाएगा, 1 के, 1 के बराबर हो जाएगा। और इधर इनको जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस, सॉरी, ये माइनस है यहाँ पर, a -10 प्लस बी -10 बराबर किसके हो जाएगा, c -10 के। एलसीएम लेके ये दोनों कॉमन हो जाएंगे तो बराबर किसके हो जाएगा, c -10 के। -10 से 1 -10 को कैंसिल कर दिया तो a प्लस बी बराबर किसके हो जाएगा, c प्लस 10 के। अब a प्लस बी की अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 90 माइनस सी के। किसके बराबर हो जाएगी, 90 माइनस सी के। और ये क्या हो गया, c प्लस 10 यहाँ बराबर हो गया। इधर c माइनस में है, इधर प्लस में है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2c। और ये 10 इधर किस में है, प्लस में है, तो इसको माइनस इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 80। 2 से जब इसको डिवाइड किया तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगी, 40। c की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 40। तो 40 कौन से में दिया है, आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि इसका मान ज्ञात करना है, तो सिंपली मान देख लेते हैं। 3550 से मान ज्ञात करना है, 0.55 का दशमलव हटाया, 2 0 यहाँ पर बढ़ गए। 11 से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। सॉरी, हिंदी में ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्या है, 0.05। इंग्लिश में क्या दिया है यहाँ पर, 0.05। तो यहाँ पर इस तरीके से आ गया। अब 5 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 से 7 बार 35 कैंसिल होगा, 1 बार 5 और 3 0 जैसे के तैसे आ जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि 21 भेड़ उतने ही चारे की खपत करती हैं जितना कि 32 गायें करती हैं, तब कितनी भेड़ हैं उतने चारे को खाएंगी जितना कि 132 गाय खाती हैं। तो यहाँ पर हमने भेड़ यानी कि सीप ले लिया, यहाँ पर काऊ ले लिया। अब सीप कितनी खाती हैं, 21 खाती हैं, उतने ही चारे को गाय कितनी खाती हैं, 22 खाती हैं। अब यहाँ पर कितनी भेड़ें खाएंगी उतने चारे को जितनी की 132 गायें खाएंगी। तो इसमें क्या कर देंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो आंसर क्या, इसमें सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका, 132 × 21 डिवाइडेड है किससे, 22 से। 11 से पहले ये डिवाइड किया 2 बार, 11 से ये डिवाइड किया तो ये कितना आ गया आपके पास, 11 × 11, 11 दूनी 22। 2 से इसको कैंसिल किया 6 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 × 21 यानी कि 126। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 126। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि सीमा की आयु का 3 गुना रीमा की आयु के 11 गुने के बराबर है। क्या दिया है कि सीमा की आयु का 3 गुना रीमा की आयु के 11 गुने के बराबर है। तो सीमा की आयु का अगर 3 गुना लेंगे तो रीमा की आयु के 11 गुने के बराबर होगा। तो यहाँ से सीमा और रीमा का रेशियो क्या आ जाएगा, 11/11 रेशियो 3। कितना आ जाएगा, 11/3। ये आर को हम इधर नीचे लेकर आ जाएंगे और 3 कहाँ चला जाएगा, इधर। तो रीमा इधर क्या आ गया, सीमा और रीमा का अपोजिट हो जाएगा। सीमा की आयु का कितना हो जाएगा, यहाँ 11 गुना हो जाएगा, और रीमा की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 गुनी, और ये बराबर दोनों होंगे। अब 15 वर्ष पश्चात रीमा और सीमा की आयु का अनुपात कितना दिया है, 1:3। कितने सालों बाद दिया है, 15 सालों बाद। अनुपात कितना दिया है, 1:3। दोनों जगह डिफरेंस सेम तो नहीं है, तो डिफरेंस सेम करेंगे पहले। सॉरी, ये अपोजिट लिख दिया, रीमा और सीमा। तो रीमा का क्या दिया है, 1, और सीमा का क्या दिया है, 3। तो डिफरेंस सेम करेंगे पहले। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर 8 का। तो 2 का मल्टीप्लाई पहले ऊपर करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करने पर क्या आया, 11 × 2 तो 22, 2 × 3 कितना हो गया, 6। ये इस तरीके से लिख दिया।
8 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो ये कितना आ गया 24, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आ गया 8। तो डिफरेंस कितने का है 2 का, लेकिन 2 का ना होके डिफरेंस कितने का दिया है हमें 15 साल का। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 15/2 यानी कि 7.5 की। अब क्या निकालना है कि रीमा की वर्तमान आयु निकालनी है। तो रीमा की वर्तमान आयु कौन सी है, ये ऊपर वाली है। तो 6 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 7.5 से। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 48, सॉरी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 45। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 45। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक क्रिकेट क्लब में 16 खिलाड़ियों में से 12 खिलाड़ी बल्लेबाजी कर सकते हैं और 7 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो क्लब में कुल कितने बहुमुखी खिलाड़ी हैं। अच्छा 12 खिलाड़ी कौन से हैं, बॉलर्स हैं, और 7 खिलाड़ी कैसे हैं, गेंदबाज हैं। टोटल कितने खिलाड़ी हैं 16। तो इनमें से किसको माइनस कर देंगे टोटल को, तो 12 और 7 कितना होता है 19। 19 में से 16 को माइनस करने पर आंसर क्या आ जाएगा 3 खिलाड़ी आपके ऑलराउंडर यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 4 अंक की यह सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल और 100 का योग क्या होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 9 9 9 9। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है ये 10,000। इनका गुणनफल दिया है, गुणनफल हमने यहाँ ले लिया, और 100 का योग क्या होगा। तो इनका और इनका गुणनफल क्या निकल के आ जाएगा 9 9 9 9 0 0 0 0 प्लस कर देंगे 100 से तो क्या आ जाएगा 9 9 9 9 0 100। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया है आप में, ये दिया है ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि इसके जैसा कौन सा अगली आकृति में यहाँ पर कौन सा आएगा। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या दिया है ये मिरर इमेज में दिया है। तो इसकी भी मिरर इमेज जब बनाएंगे तो मिरर इमेज इसकी कौन सी निकल के आएगी, मिरर इमेज इसकी निकल के आएगी ये वाली। कौन सी निकल के आ जाएगी ये वाली, इसकी मिरर इमेज निकल के आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन दिया है कि 4/5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दिया है 12 दिया है। तो 3/5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो 4/5 का मूल्य कितना दिया है 12। तो एक का मूल्य यहाँ कितना हो जाएगा 12 × 5/4। क्यों डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होके वो नंबर उल्टे हो जाएंगे। तो हमें किसका निकालना है 3/5 का। तो 3/5 का निकालने पर इसमें मल्टीप्लाई किसका कर देंगे फिर से 3/5 का। तो 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार। तो 3 × 3 की वैल्यू क्या आ जाती है 9। 3 × 3 की वैल्यू क्या होती है 9। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 4। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन सारे ही क्वेश्चन बहुत सिंपल दिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि 10 वर्ष पहले पी क्यू की आयु का आधा था। पी क्या था क्यू की आयु का आधा था। क्यू की आयु 2 थी तो पी की आयु कितनी थी 1। ये कब की बात करी गई है 10 साल पहले की, -10 कर दिया। अगला दिया है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ये अनुपात 3:4 है। तो यहाँ डिफरेंस कितने का दिया है, दोनों जगह सेम है, 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस बराबर कितने के है 10 के। कितने सालों का अंतर दिया है 10 सालों का। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 5। अब हमें क्या दिया है कि वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो वर्तमान आयु का रेशियो इनका ये दिया है, योग कितना हो जाएगा इसका 7। 7 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 5 से। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 35। आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 35। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन दिया है कि 10 पुरुष प्रतिदिन 200 रुपए प्रत्येक कमाते हैं। अब 10 पुरुषों द्वारा प्रतिदिन अर्जित धनराशि का औसत ज्ञात करें, जबकि प्रतिदिन अर्जित धनराशि सभी के लिए 2 गुनी हो गई है। धनराशि कितनी थी पहले 200 थी, अब धनराशि कितनी हो गई है 400 हो गई है। कितने लोगों की है 10 की। औसत कितना निकालना है हमें इन 10 ही का। तो 10 से किसको कर देंगे 10 से कैंसिल कर देंगे तो औसत धनराशि यहाँ पर कितनी निकल के आ जाएगी 400 रुपए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर,
क्वेश्चन दिया है कि विश्राम समय को छोड़कर रेल की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसके विश्रामों को शामिल करते हैं तो इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो प्रति घंटा कितने मिनट रेल रुकती है। जब भी आपके इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, पहले इसका विश्राम समय को छोड़कर जो चाल दी है और विश्राम समय को लेकर जो चाल दी है उसका डिफरेंस ले लेना है। तो डिफरेंस किसका ले लेंगे, 54 माइनस 45 का। इसका रेशियो हम किससे निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे हम बिना विश्राम वाली स्पीड से। तो बिना विश्राम वाली स्पीड क्या दी है, 54, और हम इसको क्या निकालेंगे मिनट में, तो मिनट में निकालने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 9/54 लिख दिया हमने, इंटू कितना हो गया 60, 9 से ये डिवाइड हुआ 6 बार, 6 से ये डिवाइड हुआ 10 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा कि ट्रेन प्रत्येक घंटे कितने मिनट रुकी, 10 मिनट रुकी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 170 किलोग्राम ताजे फल में से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि ताजे फल में 70% पानी है और सूखे फल में कितना 15% पानी है। तो 170 टोटल ताजे फल हैं जिनमें से 70% पानी है, 70% क्या है, वाटर है। तो सॉलिड कितना निकल के आ जाएगा, ठोस 30%। तो 170 का यहाँ से 30% कितना निकल के आ जाएगा, 170 का 30% निकल के आ गया 51 किलो। कितना निकल के आ गया, 51 किलो। अब ये सूखे फल आ गए। अब सूखे फलों में कितना पानी है, 15% पानी है। सूखे फलों में कितना पानी है, 15% पानी है। तो कितने फल होने चाहिए, ये तो सूखे निकल आए। अब कितना होना चाहिए, जिसमें अगर इसमें क्या दिया है, सूखे फलों में क्या दिया है, 15% अगर पानी दिया है वाटर, तो 85% आपका क्या दिया है, ठोस यानी कि सॉलिड दिया है। तो अब कितने का 85% हम लेंगे, ये बराबर होगा अपने 51 के। तो देख लेते हैं यहाँ पर सूखे कितने होने चाहिए। ये तो एकदम सूखे का मान यहाँ पर आ गया, एकदम सॉलिड का मान। अब सूखे कितने होने चाहिए, जिसका 85% 51 आना चाहिए। तो यहाँ पर कैंसिल किससे किया हमने, 17 से। 17 से ये 5 बार कैंसिल हुआ, ये 3 बार। 5 से ये कैंसिल हुआ 20 बार। तो आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, 20 × 3। आंसर कितना हो जाएगा, 20 × 3। 20 × 3 की वैल्यू क्या होती है, 60 किलोग्राम। तो कितने होने चाहिए सूखे फल, 60 किलोग्राम होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि ए और बी एक कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेते हैं, 30 दिन लेते हैं, जबकि बी और सी 24 दिन लेते हैं। सी और ए उसी काम को पूरा करने में 20 दिन लेते हैं। अब वे एक साथ 12 दिनों तक काम करते हैं और उसके बाद ए और बी कार्य छोड़ देते हैं। तो शेष कार्य को समाप्त करने के लिए सी को कितने दिन लगेंगे। अच्छा, ए और बी का कार्य कितना दिया है, 30 दिन दिया है। बी और सी का कार्य कितना दिया है, 24 दिन दिया है। सी और ए का कार्य कितना दिया है, 20 दिन दिया है। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इनका एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4, इसकी आ जाएगी 5 और इनकी दोनों की आ जाएगी 6। इस तरीके से एफिशिएंसी आ गई इनकी। तो अब इनका टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो ए बी और सी का टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन तीनों का ऐड करके हम डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से, क्योंकि यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है।
टोटल कितना हो जाएगा 15, 15/2 किया तो इन तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी आ गई यहाँ पर 7.5। अब क्या दिया है कि ए और पहले तीनों ने काम किया तो 7.5 की एफिशिएंसी, तीनों ने कितने दिन काम किया 12 दिन काम किया। अब क्या करते हैं, टोटल तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 7.5। अब ए और बी कार्य छोड़ देते हैं, कौन कार्य करता है सी। तो ए बी सी में से अगर हम ए बी को माइनस कर देंगे तो ए बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो एफिशिएंसी कितनी बचेगी सी की 3.5। 3.5 एफिशिएंसी से वो कितने दिन काम करेगा x दिन। टोटल काम कितना होना चाहिए 120 काम होना चाहिए। 12 × 7.5 कितना हो जाएगा, 12 × 7.5 हो जाएगा 9, प्लस कितना होगा 3.5x, ये बराबर किसके होने चाहिए 120 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए 120 के। तो यहाँ से 3.5x की वैल्यू क्या आ गई 120 में से 90 को माइनस कर दिया तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर 30। अब ये यहाँ पर 30 बटे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/3.5, 0 दशमलव हटा के यहाँ से यहाँ क्या किया हमने ऊपर 0 बढ़ा दिया। ये कितनी बार कैंसिल हुआ 5 से 7 बार, ये कितनी बार कैंसिल हुआ 60 बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 का इसमें कितनी बार डिवाइड करेंगे 8 बार, और रिमाइंडर कितना बचेगा शेष 4 बचेगा, और नीचे क्या आ जाएगा 7। तो कितने दिन निकल के आ जाएंगे 8 सही 4/7। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि सुनील ने 5,000 रुपए का निवेश किया और एक व्यापार प्रारंभ किया। सुनील ने कितने हजार रुपए का निवेश किया 5,000 रुपए का और व्यापार प्रारंभ किया। अब 3 महीने पश्चात 8,000 पूंजी के साथ अनिल उसमें शामिल हो गया। अनिल किस में शामिल हो गया 8,000 के साथ 3 महीने बाद शामिल हुआ। यहाँ क्या दिया है वर्ष के अंत में, तो इसने कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट किए पूरे 12 महीने के लिए। इसने 12 में से 3 महीने बाद इन्वेस्ट किए थे, तो इसने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किए 9 महीनों के लिए। यहाँ से इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो क्या निकल के आएगा 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गई, 4 से ये कैंसिल हो गया 3 बार, 4 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, 3 से ये कैंसिल हो गया 3 बार। तो इसका रेशियो कितना आ गया 5 और इसका रेशियो कितना आ गया 6। ये रेशियो आ गया। अब वर्ष के अंत में 7,700 रुपए का लाभ कमाया, तो इसमें अनिल का हिस्सा क्या होना चाहिए। अनिल का हिस्सा कितना होना चाहिए 6। टोटल कितनी में से 11 में से 6/11 रेशियो किसका चाहिए हमें 7,700 का। तो 11 से इसको कितनी बार कैंसिल किया 7 बार। तो 6 × 700 की वैल्यू क्या हो जाती है 4,200 रुपये। 6 × 700 की वैल्यू क्या होगी 4,200 रुपये। तो 4,200 रुपये क्या हो जाएगा अनिल का हिस्सा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है कि एक विक्रेता 470 रुपये अधिक प्राप्त करेगा यदि मेज को 10% हानि पर बेचने के स्थान पर उसे 10% लाभ पर बेचा जाता है। तो मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 10% लाभ पर अगर बेचता तो वो उसको कितने में बेचता है 110 में, और अगर 10% हानि पर बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है 90% में, और उसका अंतर कितना दिखा रहा है यहाँ पर 470। तो यहाँ से सीधा सीधा 20% का अंतर क्या निकल के आ जाता है 470। तो हमें क्या क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना होता है 100%। 100% बराबर किसके हो जाएगा 470 × 100 डिवाइडेड बाय 20 के। 20 से इसको कैंसिल कर दिया 5 बार। 470 × 5 की वैल्यू क्या हो जाती है 2350। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 2350। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो शेष क्या होगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है 10,000। उसमें से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाया जाता है, यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9,999। तो आंसर क्या आएगा 0 में से 9 को कैंसिल किया तो 1 आया। 0 में से फिर 9 में से 9 को कैंसिल किया, यहाँ 0 आया, फिर 0 आया, और यहाँ क्या बचा 9। तो आंसर क्या आ जाएगा 9,001। आंसर क्या हो जाएगा 9,001। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि एक दल ने 14 मैच जीते हैं। कितने मैच जीते हैं 14 मैच जीते हैं और 4 हारे हैं। तो मैच कितने खेले हैं यहाँ पर 18 मैच खेले हैं।
अब यदि ये मैच खेले गए कुल मैचों का 60% है, 18 मैच जो है वो कुल खेले गए मैचों का कितना परसेंट है, 60%। तो कुल मैच कितने हो जाएंगे, 100% कितने हो जाएंगे, 18/60 इंटू 100। 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 6 से ये कैंसिल हो गया 3 बार, तो ये टोटल मैच कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। अब दल को कितने और अधिक मैच खेलने चाहिए जिससे कि 70% जीत रिकॉर्ड हो। 70% जीत अगर रिकॉर्ड होगी तो 30 का 70% क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 30 का 70% निकल के आ जाएगा 21। पहले मैच वो कितना जीत रहा था, 14 जीत रहा था, अभी मैच कितने जीतना है उसको, 21। तो 21 से और 14 का डिफरेंस क्या आ जाता है, 7। मतलब कितने और मैच जीतना चाहिए उसको, 7 और मैच जीतना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि इन 4 पतों में से नीचे दिए गए ठीक पते के एक समान कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, कैसे निकालेंगे इसको, देखते हैं। पहले और दूसरे में यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं दिया, क्या है, कोई भी डिफरेंस नहीं दिया, तो ये दोनों सेम है एकदम। अब दूसरे और तीसरे में भी देख लेते हैं, सॉरी फर्स्ट और सेकंड में देख लेते हैं, इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है एक दूसरे के। सेकंड थर्ड में देख लेते हैं, यहाँ पर डिफरेंस हमें मिल गया। डिफरेंस क्या है, यहाँ इस जगह एस लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स लिखा है। क्या लिखा है, एक्स। तो जो गलत होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि इनका औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन सभी का ऐड लेते हैं। तो इन सभी का ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 462 आ जाएगा। अब ये नंबर टोटल कितने हैं, नंबर हैं आपके पास 6। तो इसका जो औसत निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना होगा, 77। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर इनमें से गलत कौन सा है, तो ये भी आपको देखते से ही समझ में आ जाएगा। यहाँ डबल टी है, यहाँ डबल टी, यहाँ डबल टी और यहाँ क्या है, आई टी। तो जो गलत है वो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 140 मीटर लंबाई की एक रेल है जो 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, और एक अन्य विपरीत दिशा से चल रही 160 मीटर लंबी दूसरी रेल को 6 सेकंड में पार करती है। तो उसकी चाल ज्ञात करना है। तो दोनों की दूरी कितनी दी है, 140 प्लस 160 दी है दोनों की दूरी, और समय क्या दिया है, समय दिया है आपको 6 सेकंड। ये बराबर किसके हो जाएगा, दूरी बटे समय का जो रेशियो है वो बराबर हो जाएगा 30 प्लस एक्स के, चाल के बराबर हो जाएगा। दूसरी ट्रेन की चाल मान ली हमने एक्स, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 300, यहाँ क्या आ गया बटे 6, बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स। 6 से इसको कैंसिल किया, ये कितनी बार कैंसिल होगा, 50 बार। 50 माइनस 30 बराबर किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, 50 माइनस 30 क्या हो जाएगी आपके पास, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 50 माइनस 30 कितना होता है, 20 मीटर पर सेकंड आपकी दूसरी ट्रेन की यहाँ पर स्पीड मिल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणित कर दिया। तो गणना में त्रुटि का प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत किसका निकालना है, त्रुटि का प्रतिशत निकालना है। गुणा कितने से करना था, 5/3 से करना था, गुणा कितने से कर दिया, 3/5 से। तो इसका जो डिफरेंस आएगा उसका जो परसेंटेज है वो हम किससे निकालेंगे, जिससे हमको पहले गुणा करना था। गुणा किससे करना था, 5/3 से। पर प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या निकल के आया है, इसका डिफरेंस टोटल नीचे आ गया आपका 15, ऊपर कितना आ गया, 3 से 15 को कैंसिल किया 5 बार, 5 × 5 कितना होता है 25, और इधर क्या आ गया 5 से 15 को कैंसिल किया 3 बार, 3 × 3 कितना होता है 9। नीचे कितना आ गया आपके पास 5 × 3, यहाँ क्या हो गया मल्टीप्लाई 100 से। 3 से 3 कहाँ हो जाएगा आपका, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 कहाँ हो जाएगा आपका, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले हम 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो 25 में से आपने 9 को माइनस किया, तो माइनस करने पर ये कितना आ गया 16। 5 × 5 कितना हो जाता है 25, इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई 100 से। 25 × 100, 25 से 4 को
मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाता है 100, तो 25 से 100 को डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा आपका 4। तो 16 इंटू 4 की वैल्यू क्या आ जाती है 64%। 16 इंटू 4 की वैल्यू क्या आ जाती है 64%। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि x अपॉन 4y माइनस 2y अपॉन एक्स का वर्ग ज्ञात करना है। अगर इसको हम a मान लें, इसको हम b मान लें, तो इनका स्क्वायर जो आएगा वो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। a स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4 मतलब 16 बाय स्क्वायर। अगला बी स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 4 बाय स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab। 2 यहाँ पर a की वैल्यू क्या है x अपॉन 4 बाय और b की वैल्यू क्या है 2 बाय अपॉन एक्स। तो 2 इंटू 2 से 4 कैंसिल हो गया, बाय से y कैंसिल हो गया और x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 बाई स्क्वायर प्लस 4 बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 किस में दिया है आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि x बराबर इतना और इतना का मल्टीप्लाई दिया है तो x की घात 5 क्या होगी। तो पहले देख लेते हैं x बराबर क्या दिया है 7/5 की घात -5 इंटू क्या दिया है 5/7 की घात 3। तो इस माइनस की घात को प्लस में बनाने के लिए इसको क्या करेंगे हम अपोजिट कर देंगे, तो ये बराबर किसके हो जाएगा 5/7 की घात 5 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 5/7 की घात 3 से। दोनों जगह बेस सेम है तो क्या है आपके जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी। तो घातें कितनी हो जाएंगी 5/7 का पावर 8 हो जाएगी। 5 और 3 कितनी हो जाएंगी 8। अब हमें क्या निकालना है x की घात 5 निकालना है, तो दोनों की जगह क्या कर देंगे हम घात 5 कर देंगे। तो x की घात 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/7 और 8 इंटू 5 कितना होता है 40। तो आंसर क्या आ जाएगा 5/7 की घात 40 आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, ये दो हमें समांतर रेखाएं दी हैं जिनको एक तिर्यक रेखा काट रही है ये t। तो ये जो दो एंगल हैं ये एंगल बराबर होंगे, जिनके मान क्या दिए हैं हमें 4x + 5 बराबर किसके होगा बराबर हो जाएगा 5x - 20 के। x वाली वैल्यू एक साइड करी तो 5x - 4x बराबर 1x बचा। और इधर क्या हो गया 5 इंटू कितने हो जाए 5 प्लस कितना हो जाएगा आपका 20। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी सीधी सीधी 25। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं, अपने हिसाब से ड्रॉ करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया तो क्या आया यहाँ पर देखते हैं। इस तरीके से ये सेंटर लिया है, सेंटर से ये दो लाइनें इधर गई हैं इस तरीके से, कौन सी हैं A और B, ये है आपका O। एक लाइन इधर गई है, ये कौन सी है C और ये मिल जाती है इससे। ये यहाँ पर ये काट रहा है ये कौन सा है D है। अब क्या दिया है आपको AOB 60 दिया है। AOB यानी कि ये एंगल आपको कितने का दिया है 60 का दिया है। AOB एंगल आपको कितने का दिया है 60 डिग्री का। अब BDC 105 का दिया है। BDC ये जो एंगल है वो दिया है 105 का। तो DBC यानी कि ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल कितना होना चाहिए वो हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, ये जो दो नंबर हैं, ये जो दो आपको A और B दो पॉइंट दिए हैं, ये हमने इनको एक इमेजिनरी इस तरीके से हमने एक इमेजिनरी लाइन से इनको जोड़ दिया। ये एक बेस मान लिया हमने, क्या मान लिया एक बेस मान लिया। हमें क्या है ये इस तरीके से ये ट्रायंगल निकल रहा है, इसमें ये एंगल दिया है, हमको ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इस बेस से अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल है ये कहाँ पर बन रहा है सेंटर पर, और ये जो एंगल है वो कहाँ पर बन रहा है सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि पर बन रहा है। तो इस एंगल का ये एंगल क्या हो जाएगा आधा, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा 60 का आधा यानी कि 30, और ये एंगल हमें कितने का मिल रहा है 105 का दिया है। तो ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। इन दोनों को माइनस करने पर कितना माइनस होगा 135 माइनस होगा। तो 135 को माइनस करने पर आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 45।
तो ये जो एंगल निकालेंगे ये कितना आ जाएगा आपके पास 45। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है कि एक समलंब ABCD में AB पैरेलल दिया है DC के। समलंब चतुर्भुज किस तरीके से होता है, इस तरीके से। AB को किसके पैरेलल मान लिया, CD के पैरेलल। अब एंगल B दिया है 120, एंगल B कितना दिया है 120 डिग्री। अब एंगल D B का 2/3 है, तो 2/3 B का 120 का 2/3 कितना हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हुआ, 4 बार 4 दूनी 8। एंगल D कितना हो जाएगा आपके पास 80, एंगल D कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो हमें क्या A का मान ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज में आमने और सामने के जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से आप 80 को अगर माइनस करेंगे तो एंगल कितना मिल जाएगा यहाँ पर 100। एंगल कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। तो 100 क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ये पाई चार्ट दिया है। यहाँ पर क्या दिया है कि इस पाई चार्ट का अध्ययन करके भोजन पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भोजन पर इस तरीके से कौन सा पार्ट है 144 डिग्री वाला। तो टोटल 360 डिग्री किसके बराबर होता है 100% के। तो हमें किसका निकालना है 144 डिग्री का। तो 144 डिग्री का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 100/360 इंटू 144। 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 12 से ये डिवाइड कर दिया 3 बार, ये 12 से डिवाइड होगा 12 बार, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार। तो परसेंटेज कितनी निकल के आ जाएगी 40%। परसेंट कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास 40%। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को क्वेश्चन दिया है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 0 5 8 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जोड़ी जानी चाहिए। तो ये जो संख्या है ये लगभग किसके स्क्वायर के बराबर होती है, ये लगभग किसके स्क्वायर के बराबर होती है। पहले देख लेते हैं हम 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर कितना होता है, 55 का स्क्वायर होता है आपका 5 × 6 यानी कि 325। तो 325 से ये संख्या ज़्यादा है, तो ये किसका 56 का स्क्वायर देख लेते हैं। 56 का स्क्वायर कितना हो जाता है यहाँ पर आपका, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36, 5 × 6 30 और 2 60। ये कितना हो गया आपका 6 3 11, ये 3 1 3 6 हो गया। अब हमें किसका निकालेंगे, ये संख्या भी इससे छोटी है, तो अब हम किसका देखेंगे 57 का स्क्वायर। अब हम किसका स्क्वायर देखेंगे 57 का स्क्वायर देखेंगे। तो 57 का स्क्वायर कितना हो जाता है 5 × 5 25, 7 × 7 49, 5 और 7 35, 35 × 2 70। ये हो गया 9, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 12 और ये हो गया आपका 3, 3249। 3249 इससे बड़ा है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कितने का चाहिए, डिफरेंस यहाँ 1, यहाँ कितने का चाहिए डिफरेंस 9 का, यहाँ 0 0। तो कितनी संख्या जोड़ी जानी चाहिए इसमें 91 जोड़ी जानी चाहिए, जिससे ये संख्या क्या हो जाए आपका पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची गई है और यदि यह 270 रुपये अधिक में बेची गई होती तो लाभ 20% होता। पहले कितने में बेची गई है 14% में, अब कितने में बेची जानी चाहिए 20% में, और अंतर जो उसका है वो कितना होना चाहिए 270। तो वस्तु का लागत मूल्य बताना है। तो यहाँ पर हमें ये 6% का अंतर ये बराबर किसके मिल रहा है 270 के। लागत मूल्य कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 270/6 × 100। 6 से इसको कैंसिल कर दिया, 6 से 1 कैंसिल हो गया आपका 4 और 5 बार। तो लागत मूल्य इसकी कितनी आ गई 4500 रुपये। लागत मूल्य कितनी आ जाएगी इसकी 4500 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि अधिकांश वनस्पति उद्यानों के पास इसके भी बैंक हैं। वनस्पति उद्यानों के पास किसके भी बैंक रहते हैं, तो उनके पास रहते हैं बीजों के बैंक। किसके वनस्पति उद्यानों के पास में किसके बैंक रहते हैं, बीजों के भी बैंक रहते हैं। अलग अलग प्रजातियों के जो बीज रहते हैं, हाइब्रिड बीज, सब तरीके के बीज यहाँ पर मिल जाते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि यदि समचतुर्भुज का विकर्ण 160 सेंटीमीटर है और इसकी भुजा कितनी दी है 82 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण का माप क्या होगा। इस तरीके से ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का यहाँ ये सही से नहीं बना, तो इसको पहले सही बनाते हैं। इस तरीके से ये समचतुर्भुज बना दिया। अब इसमें ये जो विकर्ण दिया है वो हमने ले लिया 160 का। ये विकर्ण हमें निकालना है, ये वाला विकर्ण। हमें भुजा दी है, कितने की दी है, भुजा दी है 82 की। ये विकर्ण पूरा अगर 160 का है तो आधी लंबाई इसकी क्या हो जाएगी 80। आधी लंबाई कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, ये जो त्रिकोण है, ये जो ट्रायंगल है, ये किसके जैसा है, ये राइट एंगल के जैसा, ये समकोण त्रिभुज के जैसा है। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है कर्ण, और ये क्या होता है आपका लंब। तो हमें निकालना है आधार। आधार को हमने मान लिया x ये है और x ये है। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 82 के स्क्वायर में से किसको माइनस कर देंगे 80 के स्क्वायर को, और इसका क्या ले लेंगे हम अंडर रूट। 82 का स्क्वायर कितना होता है 6724 होता है। 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400। इसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट इसका कितना आ जाता है आपके पास 324, और 324 किसका स्क्वायर होता है, 324 स्क्वायर होता है 18 का। किसका होता है 18 का स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई आपके पास 18। ये वैल्यू कितनी आ गई 18। अब हमें क्या पूछा है, दूसरे विकर्ण की माप पूछी है। तो ये भी लंबाई कितनी हो जाएगी 18। तो 18 + 18 कितनी हो जाएगी 36। इसकी पूरी क्या हो जाएगी विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निम्न क्या होगा जिसकी कोर 1.3 सेंटीमीटर है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या दी है हमें 1.3, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। 6 × 1.3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1.69। तो 6 × 1.69 की वैल्यू क्या हो जाती है 10.14। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी दी है। यहाँ पर गांव की वर्तमान जनसंख्या 1000 दी है। अब वह जनसंख्या 5% की वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से निकालते हैं। पहले वर्ष में 5% बढ़ रही है, अगले वर्ष में भी 5% बढ़ेगी। कितने वर्षों के लिए बढ़ रही है 2 वर्षों के लिए। तो 2 वर्षों के लिए इसका क्युमुलेटिव परसेंट निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 5 + 5 + 5 × 5/100। तो 5 से ये इसको कैंसिल कर दिया 20 बार, 20 से इसको कैंसिल कर दिया 4 बार। 5 + 5 कितना होता है 10, और 1/4 की वैल्यू क्या होती है 0.25। तो ये टोटल क्या हो जाएगा 10.25% कितना है इसमें बढ़त हुई है। तो 100% की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर 10,000 दी है। हमको किसकी निकालनी है 110.25 की। इतनी की बढ़त हुई है ना, तो इसको भी जोड़ देंगे। तो इसकी इस परसेंट की वैल्यू क्या निकल आएगी, ये 10,000 × 110.25, और ये बटे में क्या हो जाएगा पूरे के में 100 से इसको यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। ये 2 दशमलव आगे पॉइंट है और 2 जीरो का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो टोटल ये संख्या कितनी हो जाएगी 110.25 × 100। 2 जीरो को यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये यहाँ से दशमलव हट जाएगा। तो टोटल संख्या कितनी निकल के आ जाएगी 11025। ये किसमें दिया है आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक फर्श की टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज जैसा है। इसका आधार कितना है 36 है और इसकी ऊंचाई कितनी है 24 है। अब 5616 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। कुल एरिया कितना है 5616 है। टाइलों की ज़रूरत कितनी की है, ये 36 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई है, आधार है, और 24 सेंटीमीटर की क्या है इसकी ऊंचाई। ये किस में दिया है मीटर में, नीचे किस में दिया है सेंटीमीटर में। तो मीटर में बनाने के लिए 2 जगह क्या कर देंगे हम दशमलव बढ़ा देंगे।
अब जब इन दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर जीरो कितनी जुड़ जाएंगी, 4 अंकों के आगे से दशमलव हटाया तो 4 जीरो ऊपर बढ़ गए। कैंसिल करेंगे यहाँ से 12 से, इसको कैंसिल किया 2 बार, 12 से ये कैंसिल कितनी बार हो जाएगा, 12 चौक 48, कैरी कितना बचा आपके पास, फिर हो गया 12 से ये टोटल कितनी बार डिवाइड होगा, 4 6 8 बार। अब फिर किससे से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे फिर से 12 से, तो ये कैंसिल होगा आपका 3 बार और ये कैंसिल हो जाएगा आपका 3 9 बार। 3 से फिर इसको कैंसिल किया तो ये कितना हो जाएगा आपका 13। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 13, 4 जीरो और नीचे क्या आ जाएगा 2। 2 से इसको कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 130, 65 बार डिवाइड तो कितना हो जाएगा ये 65,000। आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 65,000। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। अब इनके घनों का योग 972 है। संख्याएं किस अनुपात में है, 1:2:3 के अनुपात में। इनके घन क्या हो जाएंगे, अगर इनको हमने x मान लिया यहाँ तो घन क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1x³। इसका घन क्या हो जाएगा, 2 का घन होता है 8, 8x³। 3 का घन क्या होता है 27, ये हो जाएगा 27x³। इनका जो योग दिया है ये बराबर किसके दिया है, 972 के। कुल मिला के ये कितनी हो गई 36x³ 36x³ बराबर किसके हो गया 972 के। तो x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी 972/36। 36 से इसको डिवाइड कर देंगे, 9 से इसको डिवाइड किया कितने बार, 4 बार। 9 से इसको डिवाइड किया, 9 एकम 9, 108 बार डिवाइड होगा। 4 से फिर इसको डिवाइड किया तो ये हुआ आपका 27 बार। x³ की वैल्यू अगर आ रही है 27 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 3। हमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या थी 3x थी, तो 3 × 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 9। तो 9 क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि यदि एक संख्या 2 अंकों से बनी है जिनका योग है जिनका योग है 6। अब वो 2 संख्याएं कौन सी हैं, x और y, जिनका योग कितना दिया है 6 दिया है। अब यदि इस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो इसके अंक उत्क्रमित हो जाते हैं, तो मूल संख्या में दहाई का अंक क्या होगा। अब वो संख्या हमने क्या मान ली, वो संख्या हमने मान ली 10x + y। इस संख्या में अगर 18 जोड़ेंगे तो ये नंबर क्या होंगे आपके, व्युत्क्रमित हो जाएंगे। व्युत्क्रमित नंबर होंगे मतलब ये संख्या क्या बन जाएगी 10y + x बन जाएगी। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो x वाली वैल्यू हम एक साइड ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 9x। y वाली भी हम एक साइड ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -9y। ये बराबर किसके हो जाएगा 18, इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा माइनस में। पूरी को 9 से डिवाइड कर दिया तो 9 से डिवाइड करने पर यहाँ क्या आ गया x - y बराबर -2। x + y की वैल्यू दी है 6, x - y की वैल्यू दी है -2। तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वल, इन दोनों कंपेयर कर देंगे। y से y को कैंसिल कर देंगे, प्लस और माइनस की वैल्यू है, टोटल जोड़ने पर ये क्या आ जाएगा 2x। 6 में से 2 को माइनस किया 4, 2 से 4 को कैंसिल किया 2 बार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2। दहाई स्थान पर कौन सा अंक था, x था, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। और ये कुल मिला के नंबर क्या निकल के आएगा वो भी हम यहाँ पर बता देते हैं। अगर x की वैल्यू 2 है यहाँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो वो नंबर आपका कितना निकल के आ जाएगा 24। नंबर कितना निकल के आएगा 24। 24 में अगर 18 को जोड़ेंगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा 42। नंबर ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि भाजक भागफल और शेषफल क्रमशः ये दिए हैं तो भाज्य क्या होगा। भाज्य क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस शेष हो जाता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 7x - 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2x + 3 से, और ये -7 को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ से जब इसका मल्टीप्लाई किया 7 × 2 कितना हो गया 14x, माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 7 × 3 = 21x, ये x² है।
यहाँ कितना आ जाएगा, ये माइनस साइन, 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया 8x, फिर 4 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 12, 12 माइनस 7, ये कितना आ गया 14x²। 21 में से 8 को माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 13x, कितना आ जाएगा यहाँ पर 13x, और माइनस कितना हो जाएगा 12 और 7 19, ये प्लस आएगा यहाँ पर। तो आंसर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, 14x² प्लस के 13x माइनस के 19, ये किस में दिया है आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि यदि व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निम्न में से किसका दीर्घकालिक प्रभाव होता है। सामान्य जुकाम कुछ दिनों में सही हो जाता है, इसकी एक लिमिट रहती है, उन दिनों के बाद ये सही हो जाएगा। बाकी चिकन पॉक्स भी सही हो जाएगा, कोलेरा भी, हैजा भी दवाइयों से सही हो जाएगा, लेकिन किडनी जो एलिमेंट वृक्क रोग जो होता है वो दीर्घकालिक प्रभाव का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका वृक्क रोग। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रकाश एक सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है, इनमें से प्रकाश एक सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है, वो कौन सा है आपका हैंड लेंस। हैंड लेंस हाथ वाला इस तरीके से एक लेंस होता है, ये इसमें उत्तल आपका दर्पण होता है, ये प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में यूज नहीं होता। बाकी वस्तु होल्डर, प्रकाश का स्रोत और 2 लेंस सारे किसके पार्ट हैं, प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी के। चलिए अगले क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 120 दिनों में नवीनीकृत हो जाती हैं। तो ये भी क्वेश्चन भी हम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि आरबीसी जो होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होती हैं, उनका टाइम लिमिट, उनकी जो एज होती है वो कितनी होती है, 120 डेज। आरबीसी यानी कि रेड जो ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, उनकी टाइम लिमिट कितनी होती है, 120 दिनों में वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में इसे सम्मिलित करना चाहिए। तो आँखों के लिए हमें क्या चाहिए होता है, विटामिन ए। कौन सा विटामिन चाहिए होता है, विटामिन ए। और विटामिन ए किस ऑप्शन में दिया है आपको, ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्म बनाने के लिए एक छोटे बिंदु पर हजारों दर्पण या वक्र धातुओं के उपयोग द्वारा केंद्रित किया जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या बना हुआ होता है। तो इसमें बना होता है आपकी सोलर भट्टी बनी होती है, जिसके कारण यहाँ पर अत्यधिक गर्म हो जाता है। जब बहुत छोटे छोटे बिंदु हजारों दर्पण या वक्र धातुओं के उपयोग करने पर एक जगह उनको केंद्रित करते हैं हम, हजारों बिंदुओं को, तब अत्यधिक गर्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सौर भट्टी का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि विषम को इनमें से चिन्हित करना है। तो विषम कैसे चिन्हित करेंगे, सी हॉर्स, फ्लाइंग मशीन, जेलीफिश और रोहू, ये चारों ही आपके पानी में रहते हैं। लेकिन समुद्री घोड़ा जो है, फ्लाइंग फिश है, जेलीफिश है, रोहू है, इनमें से अगर आप देखेंगे आप किसको करेंगे, समुद्री घोड़े को अलग करेंगे, क्योंकि आपको ये घोड़ा दिख रहा है। लेकिन असल में जो इनमें से विषम है वो कौन सा है, जेलीफिश है। जेलीफिश एक फिश नहीं है। जेलीफिश क्या है, एक फिश नहीं है, ये मछली नहीं है, ये बिना हड्डी वाला क्या होता है, एक जीव होता है। जेलीफिश जो होता है एक बिना हड्डी वाला जीव होता है, इसलिए ये इन तीनों में विषम है। रोहू मछली होती है, फ्लाइंग फिश भी मछली होती है, सी हॉर्स भी मछली की ही एक प्रजाति है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है जड़ और प्ररोह के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक कौन से होते हैं, यानी कि टिप ऑफ रूट और शूट पे जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है। तो उनको बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, यानी कि विभज्योतक ऊतक। क्या बोला जाता है, विभज्योतक ऊतक उनको बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो परिपथ में से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का मापन जिस यंत्र से किया जाता है उस यंत्र को बोला जाता है एमीटर। क्या बोला जाता है, एमीटर। जो धारा का मापन कौन करता है, एमीटर करता है। तो वहां पर कौन सा मीटर होगा, एमीटर
प्रयुक्त होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है कि नीचे उल्लेखित पारिस्थितिक तंत्र में दो घटक अजीबी हैं, उन्हें पहचानिए। अजीबी घटक इनमें से कौन से हैं? अजैव पोषक तत्व, शाकाहारी, अपघटकहारी, जलवायु कारक और वन। तो पहला तो अजैव पोषक तत्व ही है। तो अजैव पोषक तत्व आपके इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया, इसमें दिया है और इसमें दिया है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 तो आपका क्या हो गया, यहीं से कैंसिल हो गया। अब इन तीनों में हमको देखना है कि एक और कौन सा ऐसा तत्व है। वो दूसरा तत्व हो जाएगा आपका क्लाइमेट फैक्टर, यानी कि जलवायु कारक। इसका जीवन जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। तो ये और कौन से में दिया है, ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। तो जलवायु कारक जो हैं और अजैव पोषक तत्व हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐसे दो घटक हो जाएंगे जो अजीबी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि लाल गर्म स्थिति में लोहा वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। तो लोहा यानी कि Fe जब प्रतिक्रिया करेगा वाष्प से, वाष्प में क्या होता है, H2O होता है। तो क्या बनाएगा ये बनाएगा Fe2O3 प्लस H2। फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा। फेरस ऑक्साइड क्या होगा, आयरन, Fe2O3 यहाँ पर है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर ये बनाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि उस पौधे को पहचानिए जो रेशा उत्पन्न नहीं करता है। तो नारियल से रेशे उत्पन्न होते हैं, भांग से भी और कपास से भी रेशे आपके उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो ताड़ है वो यहाँ पर रेशा उत्पन्न नहीं करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि धातु यौगिक ए बुदबुदन उत्पन्न करने के लिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न गैस एक प्रज्वलित मोमबत्ती को बुझा देती है। तो वो गैस कौन सी है? मोमबत्ती, जलती हुई आग किस गैस से बुझेगी? जलती हुई आग बुझेगी आपकी CO2 द्वारा। तो वो कौन सी गैस निकलेगी उस रिएक्शन में? उस रिएक्शन में निकलेगी आपकी अभिक्रिया में CO2 गैस का रिलीज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सोने एवं चांदी को पिघलाने के लिए सुनार एक धात्विक नली से एक ज्वाला को वायतम क्षेत्र पर तक दमन करता है, क्योंकि यह होता है, क्या होता है, कैसा होता है? ये होता है सबसे अत्यधिक गर्म होता है, जिसके कारण वो ज्वाला के वायतम क्षेत्र तक दमन करते हैं। किसको? सोने एवं चांदी को पिघलाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि ऊष्मीय शक्ति केंद्र में कोयले को जलाने पर उत्पादित मुख्य वायु प्रदूषण क्या है? तो कोयले को अगर आप जलाएंगे ऊष्मीय शक्ति केंद्र में, तो जो मुख्य प्रदूषक निकलता है वो निकलता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। मुख्य प्रदूषक क्या निकलता है? SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य वायु प्रदूषक होता है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे हमारे क्वेश्चन पेपर के 14 सितंबर के आपके सुबह के 9 AM के एग्जाम पेपर के। ये सारे आपके क्वेश्चन थे। अगली क्लास में हम आपके लिए लेके आएंगे इसी का अगली शिफ्ट का, यानी कि 3 PM वाला क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल लाइट एजुकेशन पर। धन्यवाद।